बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 डिस्काउंटेड कैश फ्लोज में एन्युइटीज को डिस्कस किया और एन्युइटी में हम लोगों ने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा कि हमारे पास एन्युइटी की दो टाइप्स हैं, ऑर्डिनरी एन्युइटी एंड एन्युइटी ड्यू। उसके लिए हम लोगों ने फ्यूचर वैल्यू को फाइंड करना, प्रिंसिपल अमाउंट को फाइंड करना और साथ में इंटरेस्ट की अमाउंट को फाइंड करने के फार्मूला डिस्कस कर लिए थे। और आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ, जो आप लोगों की होम असाइनमेंट थी फर्स्ट 50 एमसीक्यूज। तो हम लोग फिर उनकी डिस्कशन की तरफ चले जाएंगे। एन्युइटी में आप लोग देखें तो हम लोगों ने इसकी तीन प्रॉपर्टीज की बात की थी। एक तो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ पेमेंट्स होता है, इन पेमेंट्स की अमाउंट इक्वल होती है और इनके दरमियान जो टाइम इंटरवल होता है वो भी सेम रहता है। और एन्युइटी की एक और प्रॉपर्टी है कि एन्युइटी में टाइम डिफाइंड होता है कि ये जो रेंटल्स आपने पे करनी है, जो इंस्टॉलमेंट्स आपने पे करनी है, वो स्पेसिफिक टाइम तक के लिए पे करनी है। यूज कंपाउंड इंटरेस्ट ही होता है, तो टाइम डिफाइंड हो जाता है, चाहे वो 20 साल ही क्यों ना हो लेकिन डिफाइंड है टाइम। चाहे वो 50 साल ही क्यों ना हो लेकिन टाइम डिफाइंड है। लेकिन यहीं पर एक और हमारे पास सिचुएशन आती है जिसमें हमारे पास सीक्वेंस ऑफ पेमेंट ही होता है, रेगुलर टाइम इंटरवल पर ही होता है, लेकिन लाइफ टाइम होता है, टाइम डिफाइंड नहीं होता। ऐसी सिचुएशन को हम लोग एन्युइटी नहीं कहते, हालांकि बाकी एन्युइटी की सारी प्रॉपर्टीज उसमें पूरी हो रही होती है, लेकिन सिर्फ फर्क क्या आता है कि एन्युइटी में टाइम डिफाइंड है और जो अब कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें टाइम इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड होता है। तो उसको हम लोग एन्युइटी नहीं कहेंगे, उसको हम लोग कहते रहते हैं परपेचुटी। परपेचुटी, परपेचुटी भी बिल्कुल एन्युइटी की तरह दो किस्म की होती है हमारे पास। एन्युइटी की दो टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी थी? ऑर्डिनरी एंड ड्यू। तो परपेचुटी का भी बिल्कुल यही हाल है कि परपेचुटी, ऑर्डिनरी परपेचुटी एंड परपेचुटी ड्यू। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि ऑर्डिनरी एन्युइटी कौन सी एन्युइटी होती थी? जिसमें रेंटल्स एट द एंड ऑफ द पीरियड हो। सेम वही डेफिनेशन इसकी है कि जहां पर सिर्फ टाइम डिफरेंस का ही फर्क है ना, कि टाइम हमें नहीं मालूम, लेकिन अगर रेंटल्स एट द एंड ऑफ द पीरियड है तो ऑर्डिनरी परपेचुटी, और रेंटल्स एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड है तो परपेचुटी ड्यू बन जाती है। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अच्छा, अब नेक्स्ट देखिएगा। अब मुझे बताएं कि जब आप लोगों को पता ही नहीं है कि टाइम कितना है, तो क्या आप फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? बस ये इसकी खूबी है कि परपेचुटी की फ्यूचर वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम ही डिफाइन नहीं है, तो हम इसकी फ्यूचर वैल्यू को डिटरमिन नहीं कर सकते। हाँ, हम इसकी प्रिंसिपल अमाउंट को, प्रेजेंट वैल्यू को डिटरमिन कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट को डिटरमिन करने का फार्मूला बिल्कुल सेम है जैसे ऊपर एन्युइटी का था। अब यहां पे देखें, यहां पर हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ऑर्डिनरी एन्युइटी फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास क्या होता था? आर इनटू, जी अब प्रिंसिपल अमाउंट है तो वन पहले, फिर डिस्काउंटिंग, वन प्लस आर ओवर रेज टू पावर डिवाइडेड बाय, ये बात क्लियर है? बेटा ये एन तो आपको उस टाइम पर पता होगा ना जब टाइम डिफाइन होगा। जब टाइम डिफाइन ही नहीं है तो यहां पर एन रिप्लेस हो जाएगा हमारे पास इंफिनिटी के साथ। लाइफ टाइम चलता है ना ये, तो एन हमारे पास चला जाएगा इंफिनिटी। ऑलराइट। अच्छा, अब अगर आप लोग यहां पर देखें तो हमेशा याद रखिएगा कि एनी कांस्टेंट नंबर रेज टू पावर इंफिनिटी इज इक्वल टू जीरो। एनी कांस्टेंट नंबर रेज टू पावर इंफिनिटी इज इक्वल टू, तो ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाता है। ऑलराइट। तो जब इसकी वैल्यू ही जीरो है तो क्या हमें लिखने की जरूरत है? तो हम इसको किस तरह से जाके लिखेंगे? और
इंटू 1/, क्या ये बात समझ आ गई? अब जब r इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको इन शॉर्ट फॉर्म क्या लिखेंगे? r। इस r से क्या मुराद है? अमाउंट ऑफ रेंटल डिवाइडेड बाय r/m। और r/m से क्या मुराद है? पीरियोडिक रेट। मींस दैट कि जब आप लोगों ने ऑर्डिनरी परपेचुटी की प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी हो तो अमाउंट ऑफ रेंटल को सिंपली डिवाइड कर दो पीरियोडिक रेट के साथ, तो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी। क्लियर? ऊपर वाले फार्मूला जस्ट आपको नॉलेज देने के लिए थे। जो फार्मूला आपने यूज करना है वो आपके पास ये वाला है, इसको यूज करना है। जब भी अब परपेचुटी की बात आएगी उसकी प्रिंसिपल अमाउंट को फाइंड करना तो आपने इस फार्मूले के ऊपर फोकस करना है। कोई इशू किसी को? अच्छा, नेक्स्ट मेरी बात सुने। अब अगर हम लोग ड्यू की बात करें तो भाई ऑर्डिनरी और ड्यू के फार्मूले में क्या डिफरेंस आता था? एक कंपाउंडिंग फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाता था ऑर्डिनरी के प्रिंसिपल अमाउंट के साथ, ऐसे ही था ना? तो देखिए, अगर मैंने प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ड्यू परपेचुटी फाइंड करना हो तो मेरे पास सबसे पहले तो ये वाला फार्मूला आ जाएगा, और अपॉन, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिक रूल हमारा ये है। किसी को कोई एतराज? अब इसको ना जरा सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे ही मैंने इसको इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये फैक्टर एज इट इज आ जाएगा, और अपॉन और ओवर प्लस, और जब इस फैक्टर को मैंने और ओवर एम से मल्टीप्लाई किया तो पीरियोडिक रेट से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये है फार्मूला जो आपने याद रखना है कि ड्यू परपेचुटी कि प्रिंसिपल अमाउंट का फार्मूला होगा और अपॉन आर ओवर एम प्लस आर। मींस दैट मुझे ये समझ आई कि अगर हम लोगों ने परपेचुटी ड्यू की प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी हो तो ऑर्डिनरी परपेचुटी में अगर एक रेंटल ऐड कर दूं तो परपेचुटी ड्यू बन जाए। ऑल राइट, क्या ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? परपेचुटी कब यूज करनी है आप लोगों ने? जब आपके पास इंस्टॉलमेंट्स का टाइम ड्यूरेशन डिफाइन ना हो। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या ऐसी एग्जांपल मौजूद है? पेंशन सबसे बेहतरीन इसकी जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है पेंशन। लाइफ टाइम होती है, लेकिन वो पेंशन के लिए भी आप जब अपनी सर्विस में मौजूद होते हैं उस टाइम पर आप कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो एट द एंड ऑफ द पीरियड जब आप रिटायर होने लगते हैं उस टाइम पे आपके अकाउंट में इतना पैसा होता है कि लाइफ टाइम आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट मंथली बेसिस पे मिल रही होती है। इसकी कैलकुलेशन करना मैं आपको सिखाऊंगा कि इसकी कैलकुलेशन किस तरह की जाती है। अभी के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हम बैंक वालों से ये कह रहे हैं मैं आपके पास कितनी अमाउंट डिपॉजिट करवाऊं, क्या आप मुझे मंथली बेसिस पर 5,000 रुपए पर मंथ लाइफ टाइम देते रहे। इससे पहले आप लोग यही एग्जाम्पल कर सकते थे, लेकिन आप कहते थे कि मुझे 5,000 रुपए पर मंथ अगले 5 साल तक देते रहो, तो आज मैं कितनी अमाउंट डिपॉजिट करवाऊं? लेकिन आज आप उन्हें ये कह रही हो कि आज मैं आपके पास कितनी अमाउंट डिपॉजिट करवाऊं कि मुझे लाइफ टाइम आप 5-5 हजार रुपए देते रहो। तो उसकी कैलकुलेशन करना सीखेंगे। लेकिन उन 5-5 हजार की फ्यूचर वैल्यू नहीं डिटरमिन कर सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है टाइम ड्यूरेशन की। ऑल राइट, ये बात समझ आ गई? अब चलते हैं हम लोग अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। आप लोगों ने एन्युटी और परपेचुटी के कॉन्सेप्ट सीख लिए। अब बेसिक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज मजीद हम लोग लेकर आएंगे लेकिन वो 1-2 दिनों के बाद। अभी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे रहेंगे, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में स्टार्ट में आपने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर आप लोगों ने रेट्स को भी चेंज किया, अमाउंट्स को भी चेंज किया, इस किस्म के क्वेश्चन। तो एन्युटी में भी हम बिल्कुल ऐसा करेंगे कि हम लोग रेट्स भी चेंज करेंगे टाइम ड्यूरेशन के अंदर, हम इवन के इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट्स को भी चेंज करना सीखेंगे और फिर देखेंगे हमारे पास फ्यूचर वैल्यूज क्या बनती हैं।
अभी के लिए जो आप लोग फाइंड कर रहे हो प्रिंसिपल या फ्यूचर और वैल्यू, यहाँ पर आप देखें, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि भाई अगर ऑर्डिनरी एन्युटी की बात करें ना, अब इससे किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन नहीं किया, सब फ्यूचर वैल्यू के साथ तो कंपाउंडिंग फैक्टर समझ आता है कि फ्यूचर वैल्यू है तो कंपाउंडिंग फैक्टर, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट के साथ आप कंपाउंडिंग फैक्टर क्यों लगा रहे हैं? अब में से किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, हालांकि कर सकते थे कि प्रिंसिपल अमाउंट के साथ तो डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज होता है, आप यहाँ पे कंपाउंडिंग फैक्टर क्यों लगा रही हैं? आप में किसी ने नहीं किया। आप लोग इस क्यों का आंसर जरूर फाइंड किया करें, फिर आपके लिए वो जिंदगी आसान हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। अब मैं आपको इसकी रीजन बताने जा रहा हूं, और ये रीजन आपने हमेशा याद रखनी है। बाद में आपको ना ऑर्डिनरी है या ड्यू है, आपको इस बात की टेंशन नहीं रहेगी। आपको सिर्फ ये जो बात अब मैं बताने जा रहा हूं, आपने सिर्फ उसके ऊपर फोकस करना है। हमेशा याद रखना, ऑर्डिनरी एन्युटी के अंदर प्रिंसिपल अमाउंट फर्स्ट रेंटल से वन टाइम ड्यूरेशन पहले की वैल्यू होती है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ऑर्डिनरी एन्युटी में प्रिंसिपल अमाउंट फर्स्ट रेंटल से वन टाइम ड्यूरेशन पहले की वैल्यू होती है। अब इसको यहां पर देखें तो हमारा पहला रेंटल देखें कहां पे था, एट द एंड ऑफ 1 ईयर, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट मैंने कहां की फाइंड की है, 0 टाइम ड्यूरेशन की। तो क्या मैं वन टाइम ड्यूरेशन पहले की वैल्यू नहीं फाइंड कर रहा? ये ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला जब भी आप अप्लाई करोगे, हमेशा उसकी प्रिंसिपल अमाउंट जिस दिन पहला रेंटल पे किया उससे एक टाइम ड्यूरेशन पहले की वैल्यू होगी, उस टाइम की वैल्यू नहीं होगी। ओके, ये बात समझ आ गई आप लोगों को? तो ऐसे ही था ना यहां पर भी। अच्छा, ये टाइम ड्यूरेशन मैंने बोला है, मैंने एक साल नहीं बोला। मतलब कि अगर ये रेंटल्स हैं इन मंथ्स तो एक महीना पहले की वैल्यू है, अगर ये है इन क्वार्टर्स एक क्वार्टर पहले की वैल्यू है, अगर ये है एक सेमी एनुअल तो एक सेमी एनुअल पहले की वैल्यू है। अब जहां पर थे पर एनम तो एक साल पहले की वैल्यू है, फर्स्ट रेंटल से एक साल पहले की वैल्यू है। और ऑर्डिनरी एन्युटी के अंदर फ्यूचर वैल्यू लास्ट रेंटल पर जो वैल्यू होगी वो होती है। ऑर्डिनरी एन्युटी में फ्यूचर वैल्यू देखिए फिफ्थ ईयर की नहीं फाइंड की थी, और लास्ट रेंटल भी फिफ्थ ईयर पर ही था, तो लास्ट रेंटल पर की वैल्यू फ्यूचर वैल्यू होती है, लास्ट रेंटल से आगे की वैल्यू नहीं होती। जिस दिन आप अपना आखिरी इंस्टॉलमेंट्स पे करोगे उस दिन आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं उसकी वैल्यू बताएगा। तो बात समझ आ गई है ये? अच्छा, अब चले जाओ जरा ड्यू के पास। जैसे ही ड्यू के पास गए ना, पहले फ्यूचर वैल्यू सोचो। फ्यूचर वैल्यू के ऊपर सेम हम लोगों ने ऑर्डिनरी एन्युटी वाला फार्मूला अप्लाई किया। जैसे ही ऑर्डिनरी एन्युटी वाला फार्मूला अप्लाई किया, ऑर्डिनरी एन्युटी ने हमें लास्ट रेंटल पर जाके छोड़ दिया। अब लास्ट रेंटल कब था? फिफ्थ ईयर के स्टार्ट में, तो उसने तो फिफ्थ ईयर के स्टार्ट में हमें छोड़ दिया, मतलब फोर्थ ईयर का एंड। जबकि फ्यूचर वैल्यू हमने कब की फाइंड करनी थी? एंड ऑफ फिफ्थ ईयर। तो ये जो वन टाइम पीरियड था ना, इस वन टाइम पीरियड के लिए हम लोगों ने यह कंपाउंडिंग फैक्टर इसके साथ अप्लाई कर दिया था। मतलब मैं फोर्थ ईयर के एंड पर या फिफ्थ ईयर के स्टार्ट पर पहुंचा वाया एन्युटी फैक्टर, और उसके बाद मैंने एक टाइम पीरियड के लिए कंपाउंडिंग फैक्टर मंगवा लिया। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आपने यहां से अपने घर की तरफ जाना हो, ट्रेन पे आप सफर कर रहे हैं, और आपका घर जैसे ही आप गए स्टेशन आया और आपके घर तक ट्रेन नहीं जाती, तो लाजमी बात है आप स्टेशन पे उतर जाओगे और उसके बाद अपने घर तक जाने के लिए दूसरी कन्वेंस का सहारा लोगे। तो ये समझ लें जैसे ये एन्युटी फैक्टर ट्रेन है, और उसके बाद कंपाउंडिंग फैक्टर दूसरी कन्वेंस है जो आपको आपके घर तक लेके जा रही है। ये बात समझ आ गई है? आपकी मंजिल फिफ्थ ईयर का एंड था, एन्युटी फैक्टर ने आपको छोड़ा फोर्थ ईयर के एंड पर या फिफ्थ ईयर के स्टार्ट पर। अभी तो आपने एक साल का सफर आगे तय करना था, तो उसके लिए आपने कन्वेंस चेंज कर ली। अब फोर्थ ईयर के एंड पर आपके पास एक लमसम अमाउंट आ चुकी है, इकट्ठी अमाउंट आ चुकी है कि भाई फोर्थ ईयर के एंड पर आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं।
आपने वो सारे उठाए और फिफ्थ ईयर के एंड पर फेंक दिए वाया कंपाउंडिंग फैक्टर। आपको ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अब जब मैं प्रिंसिपल अमाउंट की बात करूं तो प्रिंसिपल अमाउंट मुझे चाहिए थी 0 टाइम ड्यूरेशन पर, ऐसा ही है ना? किसी को एतराज? लेकिन मेरा पहला रेंटल भी तो 0 पर था। अच्छा, अब क्या किया मैंने, ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रिंसिपल अमाउंट को मंगवाया, उसने मुझे इस 0 से 1 टाइम ड्यूरेशन दूर जाके छोड़ दिया, उसने मुझे यहां पे आके छोड़ा। मतलब अब मुझे एक बात बताओ कि आप ट्रेन के जरिए अपने घर जा रहे हो और स्टेशन से कुछ देर पहले ही आपका घर नजर आ जाता है कि यार ये देखो ये मेरा घर है, वहीं से जंप लगा दोगे, जिस स्टेशन तक जाओगे और वहां से फिर वापसी आओगे, ऐसा है ना? तो यहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही है। अब जब आपने ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रिंसिपल अमाउंट उठा ली थी तो उसका तो रूल था कि भाई फर्स्ट रेंटल से 1 टाइम ड्यूरेशन पहले, आपने कहा चलें ठीक है आप हमें वहां पर छोड़ देना। अब ऑर्डिनरी एन्युटी ने आपको -1 तक छोड़ा। अब बेटा इसके साथ डिस्काउंटिंग फैक्टर अप्लाई करते हैं तो फिर तो इससे 1 साल और पीछे चले जाते हम, जबकि मैंने कहा आना था 0 पर, तो -1 से आगे की तरफ आऊंगा तो वाया कंपाउंडिंग फैक्टर आऊंगा। इस वजह से प्रिंसिपल अमाउंट के साथ मैंने कंपाउंडिंग फैक्टर अप्लाई किया। ओके, सिर्फ इतना फर्क होता है ऑर्डिनरी में और ड्यू में। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब जब फ्यूचर में हम लोग क्वेश्चन करने लगेंगे ना, भाई आप ऑर्डिनरी और ड्यू के चक्रों से बाहर निकल जाना और आपने सिर्फ ये देखना है कि ये जो मैं आपने ऑर्डिनरी का ही फार्मूला अप्लाई कर लेना है और फिर ये देखना है कि ऑर्डिनरी का फार्मूला अप्लाई करके बेसिकली मैं कौन सी वैल्यू तक पहुंच चुका हूं और फिर डिसीजन लेना मैंने जाना कहां पे है। तो वो जहां पर आपने जाना हो उसके लिए वो कंपाउंडिंग फैक्टर अप्लाई कर अगर जरूरत पड़े तो। ऑलराइट, ये बात समझ आ गई। अब चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था और आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुका है ये। जी, अब इनमें काफी सारे आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हैं। बेटा मेरी बुक में थ्योरी तो जिस तरह से गिवन है आप लोगों ने एज इट इज कर लेनी है, मतलब इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं, बहुत से कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछे गए हैं, तो इनको तो आप लोगों ने एज इट इज कर लेना है। और ये वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ लेक्चर डिलीवर करते हुए डिस्कस कर लिया करता हूँ। फिर भी कोई इशू हो तो पूछ सकते हो। ये एक एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने वाले, जो आप लोगों को इश्यूज है ना हम उनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 19 से पहले किसी का कोई क्वेश्चन? 13, 9। अच्छा देखें, टू इंक्रीज अ गिवन प्रेजेंट वैल्यू द डिस्काउंटेड रेट शुड बी एडजस्ट। अच्छा अब बेटा बात सुनिएगा, डिस्काउंटेड रेट, कंपाउंडिंग रेट, ग्रोथ रेट, ये रेट वो रेट कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आर की वैल्यू है। अब यहां पर डिस्काउंटेड रेट इसलिए उसने बोला है कि प्रिंसिपल अमाउंट के लिए जो रेट यूज किया जाता है, जो फैक्टर होता है वो डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है, तो उसमें जो रेट अप्लाई होता है वो डिस्काउंटिंग रेट हम उसे क्या कहते हैं। फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने के लिए कंपाउंडिंग फैक्टर का सहारा लेते हैं, तो उसमें जो रेट अप्लाई होता है उसे कंपाउंडिंग फैक्टर कहते होते हैं, ग्रोथ रेट कह देते हैं। ऑलराइट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैंने आपको एक बात बताई थी प्रीवियस लेक्चर्स में ही कि बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट और फ्यूचर वैल्यू के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है। तो अगर यहां पर उसने कहा टू इंक्रीज अ गिवन प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू को अगर इंक्रीज करना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्रीज करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये डाउनवर्ड आ जाएगा यहां पर। और अगर इसका उलट होता टू डिक्रीज अ प्रेजेंट वैल्यू, तो डिस्काउंटेड रेट तो अपवर्ड मूव कर जाता। क्लियर? फिर हमारे पास यहां पर देखिए एक ना सिनेरियो, ये जिस तरह से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था बिल्कुल वैसा ही हमारे पास एक सिनेरियो बना हुआ है और उसके मुताबिक आपसे पूछा गया है कि ये क्या चीज है। देखो कहते हैं स्टडी, मतलब ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आम रूटीन से ना बिल्कुल हटकर क्वेश्चंस हैं, क्या जहां पर आप लोगों की बेस बिल्कुल तैयार हो रही होती है, क्या आपको पता चले व्हाट इज ऑर्डिनरी, व्हाट इज ड्यू, व्हाट इज एन्युटी एंड व्हाट इज परपेचुइटी, इन चीजों का पता चले आप लोगों को। कहते हैं स्टडी द टाइमलाइन एंड accompanying 5 period cash flows pattern
बिलो। अब देखें फर्स्ट ईयर का एंड 0 पर कोई वैल्यू नहीं है, तो मतलब इमीडिएटली नाउ एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड मैं नहीं पे कर रहा। फर्स्ट जो रेंटल मैंने पे किया एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, उसके बाद सिक्स के लिए उसने कुछ भी नहीं कहा। अच्छा फिर क्या है, ये टाइमलाइन है, नीचे आपके कैश फ्लोज है, इक्वल अमाउंट के साथ है, टाइम इंटरवल इक्वल है, एन्युटी बन गया, आगे इन्फिनिटी भी नहीं है, ऐसा क्या है, डिफाइंड है टाइम, तो एन्युटी है। अब यहां पे क्या कहता है, कहते हैं द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फिफ्थ 5 पीरियड एन्युटी शोन अबाउट एज ऑफ पॉइंट ए is the present value of a 5 period dash, whereas the future value of the same annuity as of point B is the future value of a 5 period dash। अच्छा अब हमने यहां पर बताना था कि कौन सी एन्युटी है, तो एन्युटी ऑर्डिनरी है या ड्यू है। अब बात सुनो, उसने 0 टाइम ड्यूरेशन की प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पूछी, उसने क्या कहा है, पॉइंट ए, और पॉइंट ए कहां है, जिस दिन फर्स्ट रेंटल पे कर रहा हूं। कहता है उस दिन की प्रिंसिपल अमाउंट अगर मैं फाइंड करूं तो मैं कौन सी एन्युटी यूज करूंगा, एन्युटी ड्यू। फिर उसने ये कहा है कि पॉइंट बी मेरी फ्यूचर वैल्यू है, और अगर मैं उस दिन की फ्यूचर वैल्यू फाइंड करूं तो मैं कौन सी एन्युटी यूज करूंगा, ऑर्डिनरी। ऑल राइट, तो यहां पर ऑर्डिनरी बाद में आएगा और ड्यू पहले आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा फिर इसी तरह का क्वेश्चन 14 में आ गया। अब यहां पर देखिए 0 पर पॉइंट ए है और फिफ्थ पर पॉइंट बी है, फिफ्थ पर, जबकि लास्ट रेंटल कब है, फोर्थ पर। तो कहता है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फिफ्थ पीरियड एन्युटी शोन अबाउ एज ऑफ पॉइंट ए इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 5 पीरियड। हाँ जी, ए 0 टाइम ड्यूरेशन, तो ये एन्युटी ड्यू, क्योंकि फर्स्ट रेंटल पर प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास आ रही है। फिर कहता है वेयर एज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द सेम एन्युटी एज ऑफ द पॉइंट बी, तो पॉइंट बी देखिए फोर्थ पर नहीं है, लास्ट रेंटल से एक टाइम ड्यूरेशन बाद है, तो ये भी एन्युटी ड्यू है। तो दोनों में एन्युटी ड्यू का वर्ड आ जाना था जी। ऑल राइट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बोला गया था जी, 15 16। अच्छा यहां पर देखें, ये आपके पास आ जाता है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, पीवीआईएफ, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। बेटा यहां पर मुराद होता है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से मुराद होता है वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करने का फार्मूला, मतलब 1 प्लस आर ओवर एम रेज टू पावर माइनस टी इंटू एम। ये है आपके पास प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, और फ्यूचर वैल्यू के लिए 1 प्लस और अपॉन एम रेज टू पावर टी इंटू एम, ये है फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ऑल राइट, और ये जो आपके पास है ना प्रिंसिपल अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी, ये एन्युटी के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट का फैक्टर यूज करते थे, ये देखें ये वाला, ये आर के बाद ये पूरा फैक्टर, ये प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर है, और ये आर के बाद पूरा फैक्टर फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर है आपके पास। क्लियर हो गई ये बात। अच्छा अभी इसने पूछा क्या आपसे, कहते हैं वेयर एन इज इक्वल टू 1 दिस इंटरेस्ट फैक्टर इक्वल्स 1 फॉर एनी पॉजिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर n की वैल्यू को हम लोग 1 कर दें, मतलब टाइम पे फिर फैक्टर हमारे पास 1 हो, तो कहते हैं दिस इंटरेस्ट फैक्टर इक्वल्स 1 फॉर एनी पॉजिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। जी पॉजिटिव, कोई भी हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह हो, n की वैल्यू हमारे पास अगर 1 हो, तो यहां पर हम कौन सा फैक्टर अप्लाई करेंगे, तो कौन सा आ जाएगा, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी। और यहाँ 17 में अगर यहाँ पर देखें तो ये वाला हमारे पास
पॉजिटिव पावर है तो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ऑलराइट, यहां पर बनेगा ये फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी, और यहां पर क्या बनेगा, इसकी वजह से फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर FVIF। इसी तरह 5 ईयर एन्युटी ड्यू, 5 ईयर एन्युटी ड्यू, तो एंड पे कंपाउंडिंग फैक्टर भी लगना है। और उसके बाद देखो हैज पीरियोडिक कैश फ्लोज ऑफ, अब जब ईच का वर्ड आता है ना तो यहां से पता चलता है कि ये हमारी इंस्टॉलमेंट्स हैं, ये हमारे रेंटल्स हैं, और ये आपके पास आर की वैल्यू है हर साल की। इफ द इंटरेस्ट रेट इज 8%, द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी इज क्लोजेस्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो देखो ये आ गई आर की वैल्यू। अच्छा, अब हम लोगों ने फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है, तो मेरे फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर जाके अप्लाई करूंगा, तो इसने आगे लिख दिया फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर ये एट 8%। अब कितने अरसे के लिए है, 5 ईयर्स, तो भाई 5 ईयर ही टाइम पीरियड आएगा, लेकिन ए नहीं आएगा क्योंकि ये ऑर्डिनरी का बन रहा है। ओके, उसने कहा था ये मेरे पास ड्यू ड्यू है, तो 1+R भी तो साथ में आना है, 1+8% मतलब 1.08, और उसके ऊपर पावर 1 ही रहनी है क्योंकि हमने कहा था एक कंपाउंडिंग फैक्टर, तो पावर 5 या इस तरह से कुछ नहीं कर देनी, तो हमारे पास 4 वाला आंसर तो वैसे ही नहीं बनेगा। और यहां पर देखें हमारे पास इन दोनों में से ये देखें +100 नहीं आना, मेरे पास ये वाला आंसर आ जाए। ऑलराइट, तो जरूरी नहीं कि आपके पास वो एज इट इज वैल्यू ही पूछे, तो ये पूरा फार्मूला भी आपसे पूछ सकता है। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर at 8% for 5 periods multiplied by 1+R 1.08। बेटा 17 वाला तो सिंपल था, ये फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला है ना ये, तो n मींस t इंटू m, कोई फर्क नहीं पड़ता, n से मुराद हमारा वही टाइम ड्यूरेशन ही होता है। ओके, एंड n इज इक्वल टू t इंटू m, ये एन्युटी का फैक्टर नहीं है, और पॉजिटिव पावर की वजह से फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है। अच्छा जी, अब 19 बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। 5 ईयर्स हमारे पास एन्युटी ड्यू मौजूद है, 100 रुपीज है, इफ द इंटरेस्ट रेट इज 8%। डिफरेंस क्या है दोनों में? अच्छा, यहाँ पर अब प्रिंसिपल अमाउंट आ गया, ऊपर फ्यूचर वैल्यू थी, यहाँ पे तो 100 तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब अच्छा, इसने कहा ए एंड सी, ये तो नहीं हो सकता, प्लस, अच्छा एक मिनट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर एट 8% फॉर, अच्छा देखिए 5 साल है तो फॉर 5 पीरियड ही आना है। ओके, फॉर 5 पीरियड। अच्छा बात सुनिएगा यहाँ पर, इनटू 1.08, ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, इसी तरह से अब देखें बेटा, अगर एन्युटी ड्यू है, आपने प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है, और पहली इंस्टॉलमेंट ही 0 टाइम ड्यूरेशन पर है, क्या आप उसके ऊपर किसी किस्म का इंटरेस्ट चार्ज करोगे? क्या आप उसके ऊपर किसी किस्म का इंटरेस्ट चार्ज करोगे? इसीलिए उसने 100 को ऐड कर दिया। मतलब जैसे हम लोगों ने अभी ये लिखा था, ये देखें, मैं जरा ये टाइम लाइन से आपको ये बताता हूं। 1 2 3 4 5 0, लेकिन पहली इंस्टॉलमेंट ही इधर है, फिर अगले 5 इंस्टॉलमेंट मतलब 5 साल तक, ये कुछ इस तरह से। क्या आपको ये बात समझ आ गई? अच्छा, पहला मेथड जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वो क्या है कि आपने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स टोटल 5 लेनी है, तो जब 5 लोगे और ऑर्डिनरी का फार्मूला अप्लाई करोगे, तो वो तो आपको यहां पर आगे छोड़ेगा, तो यहां से आगे के लिए एक कंपाउंडिंग फैक्टर। आपको ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हमने क्या किया, दूसरा मेथड सुन लो यहीं पर, कि भाई दूसरा मेथड क्या है, आप ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला अप्लाई करो, लेकिन इन 4 के लिए, इन 4 के लिए, तो जब इन 4 के लिए आप लोग ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रिंसिपल अमाउंट का फार्मूला अप्लाई करोगे, तो उसने आपको कहां पे छोड़ना है? अब उसके लिए तो पहला रेंटल ये है, उसने आपको 0 पे छोड़ देना है। अब यहां पर आकर सिंपली 100 ऐड कर दो,
तो आपके पास ए एंड सी दोनों ठीक है। ये उसने सिर्फ, जो अभी आप लोगों को लॉजिक्स मैंने बताई थी कि एट द एंड आप लोगों ने ये नहीं देखना कि ऑर्डिनरी या ड्यू, आपने ये देखना है कि इस फार्मूले के बाद मैंने कहां पहुंचना है। तो बेटा आप ये देख रहे हैं कि मैंने जब जीरो पर आना है, जीरो पर 100 रुपीज है, 100 रुपीज के ऊपर तो किसी किस्म का फैक्टर अप्लाई होना ही नहीं है, तो इसलिए 100 को आप एज इट इज ऐड कर देते हो, और रिमेनिंग 4 के ऊपर जाकर आप प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर अप्लाई कर देते हो। गॉट इट? ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? नेक्स्ट बताएं क्वेश्चन 27। Present value of an annuity of rupees 5,000 to be received at the end of each of the next 6 months for each of the next 6 months for 6 years at a rate of एनुअल रेट वुड बी। अच्छा, अब जब कंपाउंडिंग ना बताई जाए तो सेम कंपाउंडिंग होती है जो हमारी रेंटल्स के साथ है। ऑल राइट। अच्छा, अब क्या हुआ, ये रेंटल्स की वैल्यू है, आर की वैल्यू हमने बताना क्या है, और एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द नेक्स्ट 6 मंथ, मतलब सेमी एनुअल बात कर रहा है कि हर 6 माह के बाद आपको ये मिलनी है और अगले 6 साल तक मिलना है। तो इसके लिए हम लोग अप्लाई करेंगे 5,000 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 4% बाय रेज टू पावर -6 इंटू 2। या देखो, हर साल में 2 मरतबा, तो 6 साल में 12, -12 भी लिख सकते थे क्या? आपने नहीं कहा अगर ना बताया हो तो वो वही होता है, ये हाँ तो वही है, लेकिन कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है क्योंकि रेंटल्स हमारे पास सेमी एनुअल बेसिस पर हैं। 4% एनुअल रेट है ना ये, डिवाइडेड बाय 2, 52,875 ये आंसर बन जाएगा। 26 सर, जो क्वेश्चन नंबर 22 है ना, अच्छा, उसमें हमने यूमा डिफाइन कर लिया ना। एन 8 ईयर एन्युटी, तो ये तो लिखा हुआ है। तो सर इसमें ड्यू इससे करें तो बीटा आंसर बन रहा है, अगर ऑर्डिनरी से करें तो डी वाला और पीछे डी करेक्ट। अच्छा, an 8 years annuity due has a present value of rupees if the interest rate is the amount of each annuity payment is closest to which of the following। अच्छा, अब इसके मुताबिक देखें, प्रिंसिपल अमाउंट उसने खुद बता दिया प्रेजेंट वैल्यू, तो हम इसको लिखेंगे 1,000। रेंटल हम लोगों ने बताना है इनटू 1 माइनस 1 प्लस 5%। अच्छा, एनुअल है ये, अमाउंट ऑफ ईच एन्युटी पेमेंट इज क्लोजेस्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट, तो एनुअल ही होगा। 8 इयर्स एन्युटी ड्यू। अच्छा, रेज टू पावर 8 इयर्स है तो -8 डिवाइडेड बाय 5% इंटू 1 प्लस 5%। अब इससे देखें आर की क्या वैल्यू आ रही है, 147.36। इसको ठीक करेंगे, उल्टा करके एन्युटी जो है प्रेजेंट वैल्यू 1000, इधर 5% है, इधर 5% द अमाउंट ऑफ ईच एन्युटी पेमेंट इज क्लोजेस्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, पता है, इधर ऑर्डिनरी एन्युटी कर दो और यहाँ पर एन्युटी ड्यू रहने दो। अच्छा, ये बिल्कुल सही है। 23 22 में यहाँ पर ऑर्डिनरी ड्यू को खत्म कर दो, तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा। ये इस तरह से है। ओके, 32 में आंसर आता है 989816 ना। 990 तो ₹2 का डिफरेंस है, कोई बात नहीं, मुझे दे दो एक्स्ट्रा। क्वेश्चन नंबर 26, you are receive rupees 1,000 every month
अब ये जब जैसे ही एवरी का वर्ड आ जाता है ना तो सीक्वेंस ऑफ पेमेंट शुरू हो जाता है और ये अमाउंट बन जाती है आपके रेंटल और मंथली बेसिस पर है और वो फॉर 50 मंथ्स। अच्छा अब देखो यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है ना वो एग्जैक्ट 50 मंथ, तो नंबर ऑफ रेंटल्स 50 ही है, यहाँ पे टी इंटू एम करने की जरूरत नहीं है। ऑल राइट, 50 मंथ्स के लिए 50 ही इंस्टॉलमेंट्स आप रिसीव करोगे ना तो पावर में आपके पास 50 चला जाएगा। फिर आपके पास वैल्यू आती है यू और योर रेट ऑफ डिस्काउंट इज 0.6 पर मंथ। अब यहां पर आपको नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन, पीरियोडिक गिवन है, डिवाइडेड बाय एम करने की जरूरत नहीं थी इसको, और ये 0.6% है। अब नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यू ऑफ दिस कैश फ्लो। अच्छा अब हम लोग लिखेंगे 1000 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 0.6% रेज टू पावर माइनस 50 अपॉन 0.6%। ये आपके पास क्वेश्चन का सोल्यूशन है। ऑल राइट, ना तो रेट को डिवाइडेड बाय 12 करने की जरूरत थी, ना ही 50 को मल्टीप्लाइड बाय 12 करने की जरूरत थी। एंड आंसर इज 3086। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? सर 30 में रियल का बनता है पीछे भी अच्छा क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2500 सेमी एनुअल पेमेंट्स रिसीव्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। तो ड्यू लग जाना है। ओके, फॉर द नेक्स्ट 10 years द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है 2500 1 माइनस 1 प्लस 6% बाय क्वेश्चन साइलेंट जी, सेमी एनुअल है ना। क्वेश्चन साइलेंट हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम और कंपाउंडिंग वैसी होगी जैसे रेंटल्स हैं। ऑल राइट, अगर कुछ डिफरेंस हुआ तो वो आपको खुद बताएगा। सेमी एनुअल पेमेंट इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंपाउंडिंग सेमी एनुअल कंसीडर किया हम लोगों ने, और पावर में चले जाएंगे माइनस 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6% बाय 2 1 plus 6% by 2 and the value is A option. And question number 32, find the present value of an annuity of 1000 at the end of each year for 14 years 5% per annum compounding annually। तो इसकी जब आप लोगों ने प्रिंसिपल अमाउंट को फाइंड करना हो तो उसके लिए रेंटल्स की अमाउंट आपके पास आ गई 1000 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 5% रेज टू पावर माइनस 14 अपॉन 5% and the value is 9898.64। तो वो थोड़ा बहुत राउंड ऑफ करके 9900 हम लोगों ने लिख दिया। ऑल राइट, क्वेश्चन 34, फाइंड द present value of an annuity of rupees 3000 for 15 years following interest rate at 4.5% per annum compounding annually। अच्छा अब यहां पर ना इससे पता चल गया कि ये जो रेंटल्स हैं ये पर एनम है। ओके, अब यहां पर देखें 15 इयर्स हैं तो मेरे पास एन की वैल्यू भी 15 जाके बनेगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3000 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 4.5% जी रेज टू पावर माइनस डिवाइडेड बाय 4.5%। अच्छा और कुछ नहीं था तो ऑर्डिनरी 3218 3218 मतलब वो राउंड ऑफ करके 20 बन गया। ऑल राइट, अच्छा यहाँ पे बात सुनो, अगर मैं इसको ये 3000 कैंसिल करूं
तो ये है डिस्काउंटिंग फैक्टर की वैल्यू at the rate of 4.5% for 15 years. अब बुक में क्या होता रहता है कि हम लोग इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। बुक में क्या होता रहता है कि वो इन्होंने लेनी होती है वैल्यू 10.7395, 10.7395, 3 डेसिमल या 4 डेसिमल प्लेसेस मल्टीप्लाइड बाय 3000 इज इक्वल टू, तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आता है वैल्यूज के अंदर। तो ये 1 रुपी 2 रुपीज के डिफरेंस कोई डिफरेंस नहीं है फाइनेंस के अंदर। मतलब आपको वैल्यूज इतनी क्लोज क्लोज नहीं मिलेंगी कि पॉइंट्स के बाद कोई डिफरेंस हो ऑप्शंस में, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जो क्लोज आंसर हो उसको आप लोगों ने टिक कर देना होता है। तो ये आंसर आपका ठीक हो गया। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 40। Assume you are to receive a 20 years annuity with annual payment of rupees 50। तो n की वैल्यू 20 ही होगी, एनुअल पेमेंट 50, तो ये आपके पास r की वैल्यू है, कैपिटल R की वैल्यू है, ऐसे ही है ना। द फर्स्ट पेमेंट विल बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ ईयर 1 एंड द लास्ट पेमेंट विल बी रिसीव्ड एट द ईयर ऑफ 20। तो बेटा बेसिकली उसने कहा ऑर्डिनरी है, ओके, लेकिन सिर्फ अपने अल्फाज को उसने चेंज कर दिया। फिर यू विल इन्वेस्ट ईच पेमेंट इन एन अकाउंट दैट पेज 10%, व्हाट विल बी द वैल्यू इन योर अकाउंट एट द एंड ऑफ, क्या बात है। अब देखो, आप लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना वो 20 ईयर्स तक करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ 20 ईयर आपने अकाउंट में से पैसे विड्रॉ नहीं की है, वो वैसे ही रहने दी है। और 20 से लेके 30 ईयर्स तक आपकी एन्युटी कोई नहीं है, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना है जो अमाउंट आपके पास मौजूद है। अब इसको ना 2 पार्ट्स में आपने डिवाइड करना था। ये देखिए कुछ इस तरह से कि फर्स्ट 20 ईयर्स, 0 से 20 ईयर्स ये चलना था एन्युटी, और 20 से 30 ईयर्स आपने अमाउंट की करनी थी कंपाउंडिंग। सबसे पहले आप इसको लेकर जाते इधर, सबसे पहले आप इसे एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स थ्रू एन्युटी फैक्टर आप इसको लेकर जाते, और ये वैल्यू आपके पास आ जाती है कुछ इस तरह से। कैलकुलेटर पे ही सॉल्व कर लेते हैं। 50 इंटू कंपाउंडिंग फैक्टर अप्लाई करेंगे 1 प्लस, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, 10% रेज टू पावर 20। अब यहां पावर हमेशा आपकी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स होता है, तो 20 ईयर्स में 20 इंस्टॉलमेंट्स हैं आपके पास, तो इसीलिए हम लोगों ने 20 रखा। अभी हम इसको सिर्फ और सिर्फ 20 तक लेकर जाएंगे, क्योंकि 20 तक एन्युटी है, 20 के बाद एन्युटी नहीं है। मतलब वो जो रेलवे स्टेशन है वो आपके घर तक नहीं जा रहा, वो शहर तक है, तो शहर तक पहले जाओ, तो इसको हम पहले उस शहर तक लेकर जाएंगे। अब यहां पर देखें, -1 डिवाइडेड बाय 10%। अब ये जो फैक्टर आप अप्लाई करेंगे और जो भी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ऑलराइट, वो है आपके अकाउंट में एट द एंड ऑफ 20 ईयर। या तो निकलवा लो, लेकिन आपने नहीं निकलवाए। आपने वो डिपॉजिट कब लेना है? एट द एंड ऑफ 30 ईयर, मतलब 10 साल मजीद इन्वेस्ट करना है, तो क्या उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लोगे? अच्छा, अब कितने अरसे के लिए आगे जाना है? अब 1 कंपाउंडिंग फैक्टर नहीं लगेगा। अब आप ऐसे समझो जैसे ये सारी की सारी फ्यूचर की वैल्यू है, और इसके ऊपर सिंपली कंपाउंडिंग फैक्टर अप्लाई कर दो फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 10% रेज टू पावर 10। ऑलराइट, क्योंकि अब इसको हमने 1 साल या एक टाइम पीरियड आगे नहीं लेके जाना था, अब हमने इसको 10 साल आगे लेकर जाना था, तो पावर अब 10 आ जाएगी। क्लियर? इज इक्वल टू 7427.83 अगले 10 साल के लिए इसको कंपाउंडिंग फैक्टर। मतलब इसको प्रेजेंट वाली कंसीडर करेंगे। हाँ जी, ये जो भी वैल्यू हमारे पास आई थी, चलिए मैं फैक्टर को ये जरा खत्म कर लूं। देखें, ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ना 2863.75,
बेटा ये 20 ईयर्स पर है। अब इसको प्रिंसिपल अमाउंट कंसीडर करो। अब अगले 10 साल एन्युटी नहीं है, कोई सीक्वेंस ऑफ पेमेंट नहीं है, तो फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला अप्लाई किया, तो इसके ऊपर कंपाउंडिंग फैक्टर अप्लाई करके फ्यूचर वैल्यू डिटरमिन कर। ऑल राइट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्विटी पे भी 10% था तो इक्विटी एन्युटी एन्युटी पर भी 10% था, आगे भी 10% ही है। अगर चेंज होता तो हमें बता देता, अगर रेट चेंज होता तो फिर चेंज रेट के मुताबिक कंपाउंडिंग फैक्टर लग जाता। क्या अगर ऐसा हो सकता है जैसा आपने कहा कि अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ एक गिवन है, तो एन्युटी के लिए भी 10%, कंपाउंडिंग के लिए भी 10%, लेकिन अगर चेंज होते तो आपको बता देता कि लास्ट के 10 इयर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, तो वो जो आखिरी कंपाउंडिंग फैक्टर है ना, वो अकॉर्डिंग टू 12% अप्लाई हो जाता, न्यू रेट के मुताबिक चला जाता। क्लियर जी, नेक्स्ट बताएं। 43 You are considering investment in zero coupon bond that sells rupees at maturity in, it will be redeemed for rupees 1000. What approximate annual rate of growth does this present? हाँ जी, आप लोग इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, दैट सेल्स फॉर रुपीज, एक आपके पास बॉन्ड है जो कि 250 रुपीज में आपको मिल रहा है। एट मेच्योरिटी इन 16 years it will be redeemed for rupees 1000. What approximate annual rate of growth does this represent? तो इसके ऊपर एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ आपके पास क्या अप्लाई हो रहा है? इसमें किसी किस्म का एन्युटी का कोई फैक्टर नहीं मिल रहा आपको। ओके, तो यहाँ पर 250 सिंपली आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है, 1000 आप लोगों की फ्यूचर वैल्यू है, और ग्रोथ रेट जाके आप लोगों ने फाइंड कर लेना है। तो जी, 9.0 फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस और परसेंट एंड रेज टू पावर 16, 9.05, तो मतलब 9। तो देखो यहाँ पे कोई सीक्वेंस ऑफ पेमेंट, सीरीज ऑफ पेमेंट, मतलब एन्युटी फैक्टर नहीं अप्लाई हो रहा था। आज आपकी इन्वेस्टमेंट है 250 रुपीज की, अच्छा उसके ऊपर रिटर्न की उसने बात ही नहीं की कि आपको एनुअल रिटर्न फिर कितना मिलता रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैं रेंटल्स को डिटरमिन करता। फिर ये कहता है कि अगर आज आप 250 रुपीज का ये लेंगे तो 16 साल के बाद ये आप 1000 रुपए का वापस कर देंगे, तो बताओ आपके ऊपर, आपको उस बॉन्ड के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलता है, कि उसका ग्रोथ रेट कितना है? तो हमने कहा 9%। ऑल राइट जी, 44। अच्छा 44 में ऐसे, फॉर रुपीज 1000 यू कैन परचेज अ 5-year ऑर्डिनरी एन्युटी दैट विल पे यू अ ईयरली पेमेंट ऑफ रुपीज। अब ये रेंटल्स की अमाउंट है, ये इसकी प्रिंसिपल अमाउंट है, और ये टाइम ड्यूरेशन है फॉर 5 years। ऑर्डिनरी एन्युटी है तो मतलब एट द एंड ऑफ द पीरियड ही मुझे ये अमाउंट मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ पर ना भी बताता तो बेटा ऐसा कोई रूल नहीं है कि मैं आज 1000 पे इन्वेस्ट करूं और उसी टाइम पे मुझे 263.8 रुपीज वो दे दें। तो लाजमी बात है मुझे रेंटल्स के लिए वेट करना पड़ेगा, एट द एंड ऑफ द पीरियड मिलते हैं तो ऑर्डिनरी में ही जाते हैं। द कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट एम्प्लॉयड बाय दिस अरेंजमेंट इज क्लोज टू 1000। अब यहाँ पे देखिए ये 1000 आपकी इन्वेस्टमेंट है, प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू 263.8। अब ये प्रिंसिपल अमाउंट है तो 1 माइनस डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 प्लस x% एनुअल बेसिस पे था, रेज टू पावर -5 डिवाइडेड बाय x%। ऑर्डिनरी उसने खुद भी बोल दिया था इधर 10। क्लियर? तो ये बात मैंने आप लोगों से कल भी कही थी कि जरूरी नहीं हमेशा आपसे प्रिंसिपल या फ्यूचर वैल्यू पूछे, आपसे रेंटल्स की अमाउंट पूछी जा सकती है, आपसे नंबर ऑफ रेंटल्स पूछे जा सकते हैं, टाइम ड्यूरेशन पूछा जा सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा जा सकता है। तो फार्मूलाज को चेंज करने की जरूरत नहीं होगी, जो मिसिंग वैल्यू है वहां पे एक्सपुट करें।
जी नेक्स्ट क्वेश्चन 48. The present value of annuity of rupees 1000 for 11 years to begin with the maturity of a life insurance policy at the end of 4 years, interest at 5% per annum compounding annually is. अच्छा यहाँ पे बेटा ट्विस्ट पता है क्या है कि आपके पास ना जो एन्युटी स्टार्ट हो रही है ना वो फर्स्ट ईयर के एंड से नहीं हो रही, वो फोर्थ ईयर के एंड से हो रही है। तो इसे कहा जाता है डिलेड एन्युटी। और डिलेड एन्युटी का कॉन्सेप्ट वैसे हम लोगों ने पढ़ना था, लेकिन अब आपको यहाँ पर ये बात समझ आ जाएगी। ये देखें, ये 0 टाइम ड्यूरेशन है, हमने यहाँ तक की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर यहाँ से आगे ये टोटल टाइम ड्यूरेशन ये मौजूद है मेरे पास फोर्थ ईयर का एंड ऑफ ईयर 4, और एंड ऑफ ईयर 4 पर जाकर आपने पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दी। ऑलराइट, उसके बाद आगे 11 इयर्स तक आप इंस्टॉलमेंट पे करते रहे। ऑलराइट, तो आगे चाहे जितना मर्जी टाइम था हमें उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ रेंटल्स आपने कितने पे किए? 11। इन टोटल आप लोगों ने कितने रेंटल्स पे किए? फॉर 1000 फॉर 11 इयर्स पे करना है, 4 साल के बाद 11 साल। ओके, मतलब टोटल 15 साल है। 4 साल के बाद 11 साल तक आपने ये रेंटल्स पे करने हैं। ये नहीं है कि 11 इयर्स तक और स्टार्ट तो 7 नहीं, जो नंबर ऑफ रेंटल्स हैं वो 11 है आपके पास। ओके, अब यहां पर देखें, आप सबसे पहले इधर 1000 इनटू प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है, तो 1 माइनस 1 प्लस 5%, 5% रेज टू पावर माइनस 11, 5%। अब यहां तक देखो तो मैंने ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला अप्लाई किया, ऐसा ही है ना। और ऑर्डिनरी एन्युटी हमें कहां पर लेकर आएगी? फर्स्ट रेंटल से एक टाइम ड्यूरेशन पहले यहां पर लेकर आई। अब मैंने इसको आगे 4 पे लेके जाना है क्या? कहां लेके जाना है? 0 पे। 0 पे लेके जाना है तो यहां से तो वापसी आऊंगा। अगर वापसी हूं तो कौन सा प्रोसेस होता है? डिस्काउंटिंग फैक्टर। लेकिन डिस्काउंटिंग फैक्टर कितने अरसे के लिए? 3 साल के लिए। ऑलराइट, अब इसके साथ आपने डिस्काउंटिंग फैक्टर अप्लाई करना था, 1 प्लस 5% फॉर 3 years minus 3। क्लियर? एंड आंसर इज 7175। ये इसका आंसर है। अब देखें, ऑर्डिनरी एन्युटी है या ड्यू एन्युटी है, जो भी है, अगर अमाउंट की मूवमेंट्स का आपको पता चल जाए ना, आगे फार्मूला कंप्लीट करना आपके लिए बहुत इजी होता है। कि आप ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला लगा के, चाहे फ्यूचर वैल्यू हो चाहे प्रिंसिपल हो, आप कहां तक पहुंच जाते हैं और आपने पहुंचना कहां था। तो अगली कन्वेंस आप लोग खुद सोचते हो कि अब मैंने आगे कैसे जाना है। तो ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला अप्लाई किया तो फोर्थ ईयर के एंड पर पहला रेंटल था, तो ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू ने मुझे थर्ड ईयर पे आके छोड़ा। तो थर्ड ईयर से मैंने वापसी 4 पे नहीं जाना, मैंने तो थर्ड ईयर से वापसी 0 पर आना है। तो अब क्या करूंगा? तो 3 इयर्स के लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर अप्लाई करवा। क्लियर? आई होप कि अब ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेने। अब आपने काफी सारी चीजें पढ़ ली हैं, इसमें से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छी खासी प्रैक्टिस करके आनी है आप लोगों ने। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।